हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और गाइस, आज का ये वीडियो होने वाला है लैंग्वेज के ऊपर। गाइस, जब आप एक बिगिनर ऑटिज्म पेरेंट होते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे सामने कि हम अपने बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना कैसे स्टार्ट करें, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब हमारा बच्चा ना तो हमारी तरफ देखता है, ना तो उसका आई कॉन्टैक्ट है, ना उसका नेम रिस्पॉन्स है, ना ही उसका कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी एक्टिविटी में, और ना ही उसका इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में, और ना ही हमारा बच्चा हमारे साथ कनेक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता है उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस में जाते हैं, घबराहट होती है कि हमारा बच्चा कभी बोलेगा भी या नहीं बोलेगा। तो पेरेंट्स, मैं आप लोगों को एश्योर करती हूँ कि ये जो सिचुएशन है वो हमेशा के लिए नहीं रहती है। स्टार्टिंग में डर ज़रूर लगता है, स्टार्टिंग में ऐसा ज़रूर लगता है कि क्या हमारा बच्चा इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएगा और कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर पाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता था डेफिनेटली जब मेरा बच्चा 2 साल 3 साल का था। लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं रहती हैं, इम्प्रूव होती हैं धीरे धीरे। जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ आता है बच्चे में, नेम रिस्पॉन्स, आई कॉन्टैक्ट, बच्चा कॉन्सेंट्रेशन भी उसकी इम्प्रूव होती है और बच्चा लैंग्वेज भी सीखता है और कम्युनिकेट करना भी स्टार्ट करता है। एक कॉमन क्वेश्चन जिसका आंसर फिर से देना चाहूँगी कि हमेशा ये कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे कितनी एज में बोलने लगते हैं या मेरा बच्चा कब बोलेगा। तो गाइस, ऑटिस्टिक बच्चे, अगर रिसर्च हम लोग देखें, जो रिसर्च हुई है, साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल रिसर्च जो भी हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो 3 ईयर के बाद ही वर्ड्स रिपीट करना शुरू करते हैं मीनिंगफुल। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि मेरा बच्चा 2 साल का हो रहा है, 3 साल का हो रहा है और अभी तक वो बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा है। ये सेंटेंस मैं इसलिए हर बार रिपीट करती हूँ ताकि आप थोड़ा सा स्ट्रेस और उस घबराहट के माहौल से बाहर निकल सकें और समझ सकें कि अगर मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है तो उसको ये टाइम लगने ही वाला है और ये नॉर्मल है। अगर बच्चा ऑटिस्टिक है तो इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। सो डेफिनेटली जब थोड़ा सा हमारा दिमाग में थोड़ा सुकून आता है, स्ट्रेस थोड़ा दूर होता है, घबराहट नहीं होती है, तो हम कहीं ना कहीं बेटर तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं और अच्छे तरीके से अपने बच्चे के ऊपर काम कर पाते हैं। तो अब मैं कुछ टेक्निक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ जिससे आप स्टार्टिंग में अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहला टूल जो होता है आपके पास जिससे आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं वो होता है गाइस इमिटेशन। क्योंकि इमिटेशन में बच्चे को कुछ भी समझना नहीं है, उसको जस्ट देखना है और सब कुछ इमिटेट करना है। अब बच्चा तो स्टार्टिंग में आपकी तरफ देखता नहीं है तो फिर बच्चा इमिटेट कैसे करेगा उस चीज़ को। सो गाइस, इमिटेशन का यही रूल है, आपको पहले अपने बच्चे की मूवमेंट्स को इमिटेट करना होता है। बच्चा जो भी रेपिटेटिव बिहेवियर कर रहा है या फिर गाड़ियों को लाइन में लगा रहा है या फिर कोई भी स्टीमिंग बिहेवियर कर रहा है, उस जो भी बच्चा कर रहा है, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में हमारे बच्चे कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करना पसंद करते हैं। तो जो भी वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है उसके सामने बैठ के सेम चीज़ आपको भी करनी होती है। और कहीं ना कहीं जब आप बच्चे को कॉपी करते हैं, बच्चे को इमिटेट करते हैं, तो बच्चा भी आपकी तरफ देखने लगता है और वो नोटिस करता है कि आप उसे कॉपी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चा थोड़ा कनेक्ट करता है, आपको आई कांटेक्ट देता है और उस चीज़ को वो इंजॉय भी करने लगता है। और यही वो वक्त होता है जब आपको भी अपने बच्चे को खुद की एक्टिविटीज़ को कॉपी करवाना होता है, जिसमें हम लोग कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ ऐड करते हैं। जैसे सॉर्टिंग एक्टिविटी जो होती है वो अगेन एक इमिटेशन एक्टिविटी है। अगर आप कुछ चीज़ सॉर्टिंग उससे करवा रहे हैं, चाहे चना राजमा मिक्स करके आप उनको सॉर्ट करवा रहे हैं या फिर थर्मोकोल की कलर्ड बॉल को आप सॉर्टिंग करवा रहे हैं, मैंने थर्मोकोल की बॉल करवाई थी उससे सॉर्टिंग स्टार्टिंग में। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बॉल को उठा के, एक पर्टिकुलर कलर की बॉल को उठा के अलग कटोरी में डाल रहे हैं। बच्चा भी सेम वैसे ही करता है, नहीं करता है तो आप हैंड पकड़ के उसको करवाते हैं। तो आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप सिर्फ उससे कॉपी करवा रहे हैं, इमिटेट करवा रहे हैं। तो धीरे धीरे सॉर्टिंग सबसे इजी एक्टिविटी होती है जिसको बच्चा करना बहुत इंजॉय करता है। ऑटिस्टिक बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, इसलिए जो लर्निंग है, जो इमिटेशन है, वो सॉर्टिंग से स्टार्ट की जाती है। चाहे आप थेरेपी सेंटर में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में फिर कुछ एक्टिविटीज़ को, कुछ इजी एक्टिविटीज़ को आपको इमिटेट करवाना होता है। और जब आप देखते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसको मेरा बच्चा 100% इमिटेट करना स्टार्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे आप फिर जो डेली रूटीन की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे ब्रश करना है, खाना खाना है, हैंड वॉश करना है, रिंस करना है, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको भी आप थ्रू इमिटेशन सिखा सकते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स इन सब चीज़ों को अर्ली एज में स्टार्ट नहीं करते हैं
और बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी फिर भी वो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। तो जैसे ही आपके बच्चे को इमिटेशन स्किल आ जाता है, उसके बाद आपको जो बच्चे की डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उनको भी थ्रू इमिटेशन जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अब जब बच्चा आपके साथ एक्टिविटीज़ को इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है तो अब बारी आती है लैंग्वेज की। जी हाँ, हम ऐसा कभी भी नहीं करते हैं एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ कि सीधा आप कार्ड पकड़ो, विजुअल पकड़ो और स्टार्टिंग में ही उसको लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होगी, क्योंकि उसका आई कांटेक्ट गेन करने में ही आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये एक तरह का प्रोटोकॉल है। सबसे पहले आपको थ्रू इमिटेशन बच्चे के साथ कनेक्ट करना है, उसका जो आई कांटेक्ट है, नेम रिस्पॉन्स है, उसको गेन करना है। उसका जो इंटरेस्ट है किसी एक्टिविटी को करने के लिए थ्रू इमिटेशन, वो गोल जो है वो आपको अचीव करना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना होता है। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स, मैंने ये कमेंट्स भी पढ़े हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है तो मैं कैसे सिखाऊं। तो यही तो प्रॉब्लम है गाइस। सबसे पहले इंटरेस्ट जो है वो उसको हासिल करना है। बच्चा कनेक्ट करेगा तभी। लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक लॉजिकल पार्ट है। उसके लिए बच्चे को पहले रेडी करना है, उसके बाद लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना है। उसके बाद जब बच्चा आपके साथ सिटिंग एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से करता है, इमिटेशन एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से करता है, तो फिर उसके बाद फिर आपको बच्चे की वोकैबुलरी के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना होता है। तो वोकैबुलरी के लिए आप इस तरह की जो छोटी छोटी बुक्स होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बुक्स होती हैं, जैसे इसमें बॉडी पार्ट्स के सारे नाम दिए गए हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो इस तरह की बुक से जैसे आपने बॉडी पार्ट सिखाना शुरू किया, बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को ये कैसे सिखाऊं कि अगर उसे कहीं पेन हो रही है तो वो बताए। तो ये चीज़ भी मैंने कैसे उसको सिखाया था। सबसे पहले तो आपको बॉडी पार्ट सिखाने हैं सारे, कार्ड्स के थ्रू, विजुअल के थ्रू, इस तरह की बुक्स के थ्रू आपको पूरे बॉडी पार्ट्स उसको सिखाने हैं। फिर उसको आपको पॉइंटिंग सिखानी है, फिंगर से पॉइंटिंग सिखानी है। जैसे आपने फ्रूट्स नेम सिखाए या फिर आपने अल्फ़ाबेट सिखाए या फिर वेजिटेबल नेम आप सिखाते हैं, तो उसके बाद आपको पॉइंट करना सिखाना है कि हाँ अब बताओ कि एप्पल कहाँ है। अब फिंगर से टच करो ब्रिंजल कहाँ है। अब फिंगर से टच करो अल्फ़ाबेट ए कहाँ है। तो फिंगर से ये जो पॉइंटिंग है, क्योंकि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे नेचुरली पॉइंटिंग भी नहीं सीखते हैं, तो यही वो टाइम है जब आप उनकी वोकैबुलरी के ऊपर वर्क करेंगे। उसी टाइम पे हम बच्चे को पॉइंटिंग भी सिखाएंगे और ये पॉइंटिंग आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जब बच्चा बॉडी पार्ट्स पूरे सीख जाता है, तो जब भी बच्चे को कुछ पेन होती है तो मैं हमेशा अर्नब को ये पूछती थी कि फिंगर से टच करो, आपको कहाँ पेन हो रही है। शुरू में आपको खुद से आइडिया देना है बच्चे को। जैसे फीवर आ रहा है तो डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पे कुछ महसूस होता है, या यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर हाथ रख के ऐसे फीवर को देखने की कोशिश करते हैं, तो हम इस तरह से मैं उसको टच करती थी। या स्टमक में उसको पेन हो रहा है तो कई बार मुझे आइडिया होता था कि शायद उसे स्टमक पेन हो रहा है, तो मैं फिंगर से उसको टच करती थी कि यहाँ पे पेन हो रहा है स्टमक में। या लेग्स में उसको कई बार पेन होता था, जैसे स्लाइड में ज़्यादा ऊपर नीचे चढ़ लिया तो लेग्स वो प्रेस करने के लिए बोलता था, लेग्स में पेन हो रहा है। इस तरह से फिंगर से टच करके आपको उसको सिखाना है हर चीज़ को। कहीं भी बाहर अगर कुछ चीज़ आपको दिख रही है, उसके बाद जब आप बाहर वॉकिंग में जा रहे हैं, उसके बाद भी आपको उसको पता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो आपको बोलना है कि फिंगर से बताओ कहाँ है, फिंगर से बताओ क्रो कहाँ बैठा है, फिंगर से बताओ ट्री कहाँ है, फिंगर से बताओ रोड कहाँ है, इस तरह से। तो पॉइंटिंग भी आपको इसी दौरान सिखानी है। तो पॉइंटिंग फिर आगे जाके जब बच्चे खुद से कम्युनिकेट करने लगते हैं तो पॉइंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बच्चों को। शुरू में इस तरह की बुक्स आपको यूज़ करनी है। तो जब हम इस तरह की बुक्स को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं गाइस, स्टार्टिंग में मैं भी बहुत ज़्यादा इस तरह की बुक्स को यूज़ करी हूँ, तो इससे क्या होता है बच्चे धीरे धीरे लॉस्ट होने के बजाय या अपना इधर उधर उछलने के बजाय या अपनी स्टीमिंग बिहेवियर के बजाय बच्चे प्रेफर करने लगते हैं खाली टाइम में इन चीज़ों को, इन बुक्स से खेलने की कोशिश करने लगते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे को आप इन बुक्स से सब कुछ सिखा देते हैं तो आप देखेंगे बच्चे फ्री टाइम में खुद से बुक्स को उठा के, अर्नब जब 4 साल का 5 साल का था, इवन वो तो
बाद में भी इन बुक्स से खेलना बहुत पसंद करता था। आप देखेंगे फ्री टाइम में बच्चे बैठ के खुद ही बोलना स्टार्ट करते हैं जो जो आपने सिखाया होता है। तो इससे ये होता है कि फालतू की एक्टिविटीज़ की बजाय बच्चा जो है वो मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में अपना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करता है और आप देखेंगे कि और ज़्यादा इंटरेस्ट उसका बढ़ता है अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए। लोगों के साथ ये शेयर करूंगी 12 बुक्स का ये कॉम्बो है। अर्ली लर्निंग की जो वोकैबुलरी है, ऑटिस्टिक बच्चे की जो वोकैबुलरी है, जितने भी 3 साल या 4 साल के बच्चे की वोकैबुलरी होती है वो सारे वर्ड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो कुल मिला के इस तरह की आपको ये 12 बुक्स मिल जाएंगी, जिसका अभी मैं फुल रिव्यू आप लोगों को दूंगी। मेरी तरफ से बुक्स फुली रिकमेंडेड हैं। अगर बच्चा 2-3 साल का है, 4 साल का है, इनिशियल स्टेज में है आप और वोकैबुलरी को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बुक्स आपके लिए परफेक्ट है। गाइस, इन बुक्स के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ये सबसे पहले तो ईजिली पोर्टेबल है। कहीं भी आप इनको लेके जा सकते हैं। आप गार्डन में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपने बच्चे को एंगेज करने के लिए आप इनको साथ में लेके जा सकते हैं। और दूसरी बात कि इनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी अफोर्डेबल प्राइस में है। और कैटेगरीज की बात करें तो इसमें आपको मिल जाते हैं अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, कलर्स, शेप्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, अबाउट मी, फ्रूट्स, फार्म एंड पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट्स, पीपल एट वर्क। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अबाउट मी। ये बुक मुझे सबसे ज़्यादा बेटर लग रही है। इसमें जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। विजुअल भी बहुत अच्छे आप देख सकते हैं। विजुअल बहुत ही अट्रैक्टिंग है और क्लियर विजुअल हैं। और पेज की अगर थिकनेस की बात करें तो आप देखें कितना मोटा पेज है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये बुक्स चलने वाली हैं। तो इस तरह का देखिए माई फेस, सबसे पहले फेस के जो पार्ट्स होते हैं वो बताए गए हैं। आइस, तो इस तरह के पूरे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इसमें आपको मिल जाते हैं। तो लगभग ये पूरी बुक जो है वो सारे बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब कर देती है। नेक्स्ट है वेजिटेबल। वेजिटेबल में है पम्पकिन, कैरट, ग्रीन पीस, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, पोटैटो। काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स इसमें इंक्लूड की गई हैं जो भी हमारी कॉमन वेजिटेबल्स होती हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स, और फ्रूट्स में देख लेते हैं क्या है। वाटरमेलन, ड्रैगन फ्रूट, मैंगो, बनाना, चेरीज, मलबेरीज। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स हैं, जो भी कॉमन फ्रूट हैं सब इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट्स। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों आप लोगों को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर्स। तो इस तरह से 1, 2 और आप देख सकते हैं काउंटिंग के साथ नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे 1 सन है, यहाँ पे 2 कप केक्स हैं। तो इस तरह से काउंट करके भी आप काउंटिंग का आइडिया भी दे सकते हैं नंबर के साथ साथ, और स्पेलिंग्स भी साथ में दी गई हैं। तो इस तरह से आगे भी आप देख सकते हैं, काउंट करके आप बच्चे को नंबर सिखा सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है कलर्स। ग्रीन, तो देखिए कलर यहाँ पे विद स्पेलिंग और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर हमको अलग से सिखानी पड़ती हैं कि ग्रीन कलर में क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये देखिए जो कॉमन हमारी वेजिटेबल्स होती हैं या फ्लावर्स होते हैं उनको कलर के साथ यूज़ किया गया है। बटरफ्लाई, तो इस तरह से आप देखिए रोज़, यहाँ पे पिंक रोज़ है। ये देखिए क्रो, ब्लैक, तो ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट है शेप्स। शेप्स भी ऑब्जेक्ट के साथ दी गई हैं। सर्कल शेप है तो आप देखिए इसमें भील साथ में दिए गया है। भील का सर्कल शेप होता है, तो ये भी आपको ऑब्जेक्ट के साथ मिल रही हैं। ओवल शेप, एग का ओवल शेप होता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक्चुअली अगर हम लोग अलग से शेप्स सिखाते हैं तो बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की कैसी कैसी शेप्स होती हैं। तो यहाँ पे साथ साथ में बच्चे को आइडिया भी लगेगा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कौन कौन सी शेप्स होती हैं। तो लगभग सारी शेप्स इस बुक में दी गई हैं। नेक्स्ट है फ्लावर्स, जो हमारे कॉमन फ्लावर्स होते हैं, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। नेक्स्ट है फार्म एंड पेट एनिमल्स, काव, शीप। आप देख सकते हैं विजुअल बिल्कुल रियल विजुअल हैं, जो रियल पिक्चर्स होती हैं वही यहाँ पे पेस्ट की गई हैं। रियल पिक्चर्स हैं बिल्कुल। याक, हॉर्स, तो सारे लगभग सारे फार्म और पेट एनिमल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल, लॉयन, एलिफेंट, डियर, लेपर्ड। तो जो भी एनिमल्स होते हैं कॉमन सब दिए गए हैं इनमें। नेक्स्ट आपको मिल जाता है ट्रांसपोर्ट,
मोटरसाइकिल, डंपिंग ट्रक, वैन, फायर इंजन, इस तरह से ट्रक, ट्रेन, लगभग सारे इसमें दिए गए हैं। काफ़ी सारे व्हीकल्स इसमें दिए गए हैं। तो हमारे कम्युनिटी हेल्पर होते हैं पीपल एट वर्क, टीचर, डॉक्टर, बिल्कुल रियल पिक्चर हैं आप देखिए। फार्मर, शेफ, यहाँ पे देखिए आप फार्मर को खेत में दिखाया गया है, तो कॉन्सेप्ट आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं कि फार्मर जो है वो खेत में काम करता है, शेफ जो है वो किचन में काम करता है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत बढ़िया लग रही हैं कि साथ में दिया गया है जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर मतलब गाड़ी को ड्राइव करता है। तो एक तरह से कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सेंटेंसेस भी बच्चे को सिखा सकते हैं। जितनी भी बुक्स मैंने आपको दिखाई हैं यहाँ पे आप सिर्फ वोकैबलरी ही बिल्ड नहीं करेंगे, वोकैबलरी के साथ साथ सेंटेंस भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। इवन फ्रेज स्पीच के साथ भी मतलब फ्रेज स्पीच के ऊपर भी आप वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। 12 बुक्स का कॉम्बो अर्ली लर्निंग के लिए। और आपने देखा होगा गाइस कि इसमें जो भी चीजें दी गई हैं, लाइक अगर शेप्स दिए हैं, कलर्स दिए हैं, अल्फाबेट्स दिए हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स के साथ दिए हैं। नंबर आपको वहां पे ऑब्जेक्ट्स के साथ मिल जाते हैं। तो इन बुक्स को आप वोकैबलरी के लिए भी यूज कर सकते हैं, फ्रेज स्पीच के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो अगर आप भी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो एज यूजुअल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।